गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडी की बुक है। आज हम आपको इसमें फर्स्ट लेसन को रीड करवाते हैं। फर्स्ट लेसन है अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण या वातावरण। आओ इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट्स मीन द सराउंडिंग और कंडीशंस विद इन ए पर्सन, एनिमल और ए प्लांट एग्जिस्ट। द टर्म इन्वायरमेंट्स यानी वातावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ की जो भी स्थिति है, कंडीशन है, विद विच ए पर्सन किसी भी व्यक्ति को लेकर, एनिमल किसी जानवर को लेकर, एंड ए प्लांट यानी कि उनके साथ होने वाली प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। लैंड यानी कि ज़मीन हो गया, वाटर एंड द एयर टुगेदर विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवित प्राणियों के लिए ज़रूरी है। एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि मानव के द्वारा बनाए गई वस्तुएं हैं। मेक अप द इन्वायरमेंट्स वो इन्वायरमेंट कहलाती है। अवर इन्वायरमेंट इज़ मेड अप डिफरेंट कंपोनेंट वह अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट से बनी हुई होती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू बोर्ड ग्रुप, नेचुरल एंड ह्यूमंस यानी कि प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित चीज़ें। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि इसमें क्या क्या आते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द अर्थ यानी कि फिजिकल जो कि बाय नेचर के द्वारा, बायोलॉजिकल में आप लोग यानी कि जानवरों से रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, biological environment comprise the biotic component like the human beings, plants, animal, even the microbial organisms यानी कि जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स यानी कि ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। एंड एक्टिविटीज़ द सोशल इकोनॉमी यानी कि जो एक्टिविटी समाज से रिलेटेड रखती हो, पॉलिटिकल हो, एंड द अदर कंडीशन इन विच दे लिव यानी कि उसमें घटने वाली और रहने वाली स्थितियाँ। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शंस बिटवीन द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर द इंटर रिलेटेड। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपस में कोई ना कोई संबंध रखती है। देयर आर द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शंस बिटवीन द टू एंड इनफॉर्म द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन यानी कि दो चीज़ों के बीच में क्रिया रखना, संबंध रखना। बिटवीन द टू इनफॉर्म्स ए ट्रांसफ़र एनर्जी और एनर्जी को ट्रांसफ़र करना किसी दूसरी फॉर्म में। द बायोटिक और ए बायोटिक एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट गो थ्रू द नंबर ऑफ चेंज एंड एनी चेंज इन द वन बाउंड ऑफ इफेक्टेड बाय यानी कि जो बायोटिक और ए बायोटिक यानी कि जैसे इन्वायरमेंट गो थ्रू द नंबर ऑफ चेंज वातावरण में होने वाली अनेक प्रकार के बदलाव, एनी चेंज इन वन बाउंड जो कि उन पर असर डालता है, अफेक्टेड द अदर दूसरी वस्तुओं का। लेट अस टेक क्लोज एट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपोनेंट। यहाँ पर हम दो प्रकार के कंपोनेंट बताए गए हैं। इंटर रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण में। द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन्ड इट एनर्जी जी प्राइमरली फ्रॉम द सन यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या माना जाता है, प्राइमरी सोर्स माना जाता है। चेंज इन द एयर, वाटर, इवन द लैंड फॉर्म फीचर अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द सोलर एनर्जी। यहाँ पे यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर द चेंज द इफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ही माना जाता है। द बायोटिक एलिमेंट डिपेंड ऑन द ए बायोटिक एलिमेंट फॉर देयर सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए बायोटिक एलिमेंट और ए बायोटिक एलिमेंट दोनों ही ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट ऑब्टेन्ड for the food from land, water, sunlight. All animal get the food directly or indirectly from the plants. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर यानी कि जो ऑल प्लांट्स जो सभी पेड़ पौधे होते हैं, फॉर द फूड्स अब उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है, लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट इसकी आवश्यकता होती है। ऑल एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स यानी कि जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन
पौधों से प्राप्त करती हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है कि जैसे पौधों को कैसे, यानी कि पत्तियों, जैसे जानवर होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, ये तो हो गया आपका डायरेक्टली। इनडायरेक्टली जैसे उसमें पेड़ों में से फल लगते हैं जिनका यूज़ करते हैं इस तरीके से। द बायोटिक एलिमेंट आल्सो अफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। जो बायोटिक एलिमेंट है वो असर डालता है फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो प्राकृतिक से वस्तुएं हमें मिली हुई हैं, इन मैनी वे, अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हवा में। एंड बोरोइंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल। और ऐसे जानवर यानी कि डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज, जो कि अपना भोजन जो डायरेक्ट पेड़ों से यानी कि उनका फल ग्रहण करते हैं। इट लूज ह्यूमन बींग्स। आपको यहाँ पे डायग्राम शो अप किया गया है, देखो ये कंपोनेंट द इन्वायरमेंट, इनको 3 भाग्स में डिवाइड किया गया। एक तो ह्यूमन मेड्स, यानी कि मानव के द्वारा कौन कौन सी जो वस्तुएं बनाई गई हैं। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, पार्क हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मोनूमेंट्स हैं, रोड्स हैं, यानी कि ये सभी वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई गई हैं। अब यहाँ पे आता है ह्यूमन यानी कि जो हमारे यहाँ पर समाज में व्यक्ति प्रतिक्रियाएं करता है, तो वो भी इसी इन्वायरमेंट में आता है। नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि हमें प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे यहाँ पे आपको शो अप किया गया है, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि जो कि प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई हैं। लिथोस्फेयर्स यानी कि ये भी एक वातावरण की यानी कि एक लेयर मानी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट्स, यानी कि ये डायग्राम शो अप किया गया है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आपकी कई परतें हैं, जैसे एटमॉस्फेयर यानी कि जो पूरा वातावरण होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। फॉरेस्टेशंस यानी कि जंगलों से रिलेटेड होता है, ये होता है। लिथोस्फीयर यानी कि ये भी इसकी परत मानी गई है। और बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर से रिलेटेड होती है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एटमॉस्फेयर इट इज़ द गैसेस लेयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में उपस्थित गैसों का एक मिश्रण होता है बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किससे घिरा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। द एयर अराउंड द कंपेरिज ए मिक्सर ऑफ द गैस विच नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट। यानी कि ये बोल रहे हैं कि एयर अराउंड जो हवा होती है एज कंप्रेज ए मिक्सर ऑफ गैस, यानी कि एक हवा का आवरण माना जाता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 78% होती है। और फिर यहाँ पे आपको शो अप किया गया है ऑक्सीजन की मात्रा 21% एयर एंड द एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स, जो कि ज़रूरी होती है जीवित प्राणियों के लिए। गैस फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड्स। जो गैस होती है वो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, पौधों के द्वारा निकलती है, जिसका यूज़ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसका प्रयोग पौधे खाना बनाने के लिए करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए कहाँ, ये रहा फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द ग्रीन हाउस गैस। ये एक ग्रीन हाउस गैस इसलिए मानी गई है क्योंकि इस गैस का प्रयोग जो पौधे हैं भोजन बनाने के लिए करते हैं। वाटर वेपर इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमोसफेयर विच कंडेंस टू द काज द प्रेसिपिटेशंस। यानी कि जो इम्पोर्टेंट गैस, जो महत्वपूर्ण इस गैस का है, वाटर की जो बूंदें होती हैं, जो वेपर होती हैं वातावरण में से, उसको कंडेंस यानी सोख लेती है टू कॉज द प्रेसिपिटेशंस के कारण। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ओजोन गैस होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब यहाँ पे दूसरी परत ट्रोपोस्फियर बताई गई है। ट्रोपोस्फियर इज़ द बॉटम मोस्ट वाटर लेयर, यानी कि ये दूसरी परत होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल द वेदर एक्टिविटीज़ अकर हियर। यहाँ पर मौसम से संबंधित जो एक्टिविटी होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में आती हैं। स्ट्रेटोस्फियर अबव द ट्रोपोस्फियर कंडेंस द ओजोन लेयर, यानी कि ये ओजोन लेयर इसमें आती है ट्रोपोस्फियर। मीजोस्फियर इज़ द नेक्स्ट लेयर कंडेन्स द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज द आयंस।
यानी कि ये दूसरी परत मानी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि एनायन और कैटायन, ये दो चार्ज की मदद से रेडियो कम्युनिकेशंस बिटवीन डिस्टेंस प्लेस ऑन द अर्थ, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशंस। मीजोस्फीयर एक ऐसी गैस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए। प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर विच मर्ज इनटू द स्पेस। एक्सोस्फीयर ये आउटर मोस्ट यानी कि बाहर की परत मानी गई है। विच मर्ज इनटू द स्पेस, जो कि क्या करती है, स्पेस में उपस्थित होती है। व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन विच इंक्लूड द वाइन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशंस। एटमॉस्फेयर में जो वातावरण में आती हैं, हवा आती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशंस। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि बदल जाती है किसमें, वातावरण और क्लाइमेट, मौसम के अनुसार। हाइड्रोस्फीयर जो होती है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि ये रिलेटेड होती है पानी से। हाइड्रोस्फीयर रेफर टू ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि इसमें जो भी वाटर बॉडीज आती हैं, जैसे हो गया आपका, हो गया वाटर बॉडी, ओशियन हो गया, सी हो गया, रिवर, लेक, ETC, यानी कि जो जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है, जैसे समुंदर हो गया, लेक्स हो गई, नदियाँ हो गई, पॉन्ड्स हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अर्थ इज कवर्ड द 71% ऑफ द वाटर, जो पृथ्वी है हमारा 71% पानी से घिरा हुआ है। आउट ऑफ द 97% इज फाउंड इन द ओशियन, जिसमें से जो पानी की मात्रा 97% ओशियन यानी कि महासागरों में मिलती है, सी समुद्रों में मिलती है। विच सेलिन एंड 3% फाउंड इन रिवर, जो कि इसमें से 3% जो पानी है, स्ट्रीम, लेक हो गया, आइसकेप हो गया, रिवर, इसमें मिलती है। ठीक है, ये होगी आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें लिथोस्फीयर। द वर्ल्ड लिथोस्फीयर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीनिंग द स्टोन्स, यानी कि ये पत्थर की एक परत मानी गई है। द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ। द थिन, ये एक पतली और सॉलिड यानी कि ठोस, अपर कवरिंग यानी कि ऊपर से ढकी हुई परत है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर से, इज नोन एज द लिथोस्फीयर। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत मानी गई है। इज सुपर ग्रेन सिलेन, यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इससे बनी हुई थी, सियाल, जो किसका कंबाइन होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। एंड द इंटरमीडिएट बेसिक लेयर ऑफ द सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जो अंदर की परत बनी हुई होती है वो किसका मिश्रण होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का। ऑन विच ऑल द कंटेंट सेंट एंड द ओशियन रेस्ट, जो कि किस पे पाई जाती है परत, ओशियन रेस्ट। दिस इज पार्ट ऑफ द अर्थ, यह एक पृथ्वी का ही हिस्सा माना जाता है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 लेयर्स, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, यह क्रस्ट जो पहला हिस्सा है, ये लिथोस्फीयर की एक पतली सी परत होती है। बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर लाई द थिक लेयर, यानी कि क्रस्ट और कोर के बीच में जो लेयर लाई करती है उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। मेंटल द 29 किलोमीटर इन थिकनेस, जो मेंटल लेयर होती है यानी कि इसकी जो मोटाई होती है 29 किलोमीटर की मोटाई होती है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, जो कोर होती है वो पृथ्वी के अंदर वाली लेयर होती है। विच इज़ अप्रोक्सीमेटली द 25 किलोमीटर इन द थिकनेस, जिसकी मोटाई होती है 2500 किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ द लेयर गोज द इंक्रीजिंग द मोमेंट फॉर द क्रस्ट कोर, जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ द लेयर गोज इंक्रीज, यानी कि जो लेयर है, जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो बढ़ता है विद द मोमेंट, जो क्रिया होती है फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर, क्रस्ट और कोर के संबंध में। टेम्परेचर मूव फ्रॉम द क्रस्ट, जो टेम्परेचर है मूव करता है फ्रॉम द क्रस्ट कोर एट रेट द 1 डिग्री पर यानी कि 20 मीटर ऑफ एसेंट। ठीक है, अब आगे हम आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। बायोस्फीयर इट इज़ द नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ द एयर, ये एक खाली सी परत मानी जाती है, जोन ऑफ द एयर, जिसपे एक हवा की परत होती है। वाटर एंड द लैंड वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवित प्राणी रहते हैं। बायोस्फीयर मेक द अर्थ यूनिक प्लैनेट्स, बायोस्फीयर पृथ्वी पर बनाते हैं एक अपना अलग ग्रह। बायोस्फीयर मेड अप द डिस्टेंस जोन्स
कॉल्ड द बायोस और इकोसिस्टम, यानी कि बायोस्फीयर के ऊपर जो भी एक परत बनी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, बायो प्लस बायोस और इकोसिस्टम विच coincides with the climate zone of the world. You can give reason for this, यानी कि यह एक परत मानी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानव से संबंधित जो भी रिएक्शंस यहाँ होती है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल ह्यूमन क्रिएचर्स एंड एक्टिविटीज़, मानव में होने वाली क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाती हैं। कंटिन्यूसली अडेप्ट देयर फिजिकल इन्वायरमेंट आल्सो अफेक्टेड सिंस द अर्लियर टाइम, जैसे कि यहाँ पर जो लगातार एडप्टेशंस प्रतिक्रियाएं होती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, आल्सो इफेक्ट असर डालती हैं द अर्लियर टाइम पहले समय में। इन द पास्ट ह्यूमन नीड्स वर बेसिक, बीते हुए समय में जो मानव की आवश्यकताएं थी मूलभूत, द सिंपल एंड सो ह्यूमन बींग्स डिड नॉट डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट मच। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे वातावरण को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। ओवर टाइम, जैसे समय बीतता गया, विद इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशंस, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ह्यूमंस की जो नीड्स हैं वो बढ़ती गई हैं। एंड स्टार्टेड द एक्सपेंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो अपने वातावरण से ये हस्तक्षेप करने लगते हैं। फॉरेस्ट वर क्लियर टू गेट लैंड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि फॉरेस्ट को किस में बदला जाने लगा, जंगलों में, ज़मीन के रूप में। न्यू टाउन्स, नए नए गांव के उसमें इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, रोडों के लिए। तो क्या हो रहा है, यानी कि ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है उसमें वातावरण में हस्तक्षेप होने लगा है। तो इसके लिए यानी कि एनिमल वर किल्ड, जानवरों को मारा जाने लगा, फॉर द फूड, भोजन के लिए, एंड अदर नीड्स, दूसरी आवश्यकताओं के लिए। ऑल दीज एक्टिविटी हैव द एडवर्ब इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ये सभी प्रकार की जो एक्टिविटी हैं वो प्रभाव डालती है इन्वायरमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर यानी कि मैनी स्पेसीज एनिमल एंड बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उदाहरण के तौर पर अनेक प्रकार के जो जानवर हैं और बर्ड्स हैं बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों के कटने के कारण वो लुप्त होते जा रहे हैं। दिस आल्सो रीजन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके कमी के कारण यानी कि इंक्रीज़ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका भी बहुत ज़्यादा कम यूज मिल पा रही है, यानी कि लोगों के लिए। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंडिया इन द लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे देखो ये क्या नाम है, डायग्राम शो ऑफ किया गया है। जो चिपको आंदोलन है इसमें क्या होता था, इसमें यानी कि ये हिमालय पे यूज़ किया गया था। यहाँ पर जब जंगल काटने गए के लिए लगे थे लास्ट टाइम में जो लोग थे, जो जंगल लगाए गए थे उनकी सेव करने के लिए जो ये लेडीज़ हैं यहाँ पे शो ऑफ कर रही हैं, यानी पेड़ों को नहीं काटने दिया जाए तो इसलिए वो पेड़ों से चिपक जाती थी। तो ये एक ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन के अकॉर्डिंग यानी कि वनों को, जंगलों को, जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित रखना था। तो इसके लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जाए, तो इन्होंने जो ये लेडीज़ हैं ये पेड़ों से चिपक के अपनी जान दी थी उन्होंने। तो ये आंदोलन तब यूज़ किया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है। इन द लास्ट क्वार्टर द सेंचुरी, पिछले शताब्दी में इंडिया हैज़ मेड अटेम्प्ट टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर, भारत के अंदर मानव की जो वेलफेयर, जो हस्तक्षेप दिया था, प्रॉस्पेरिटी अलोंग द सेफ गार्ड, यानी कि किसी एक सेफ गार्ड की तरह, एक सफाई की तरह, इट नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक की सुरक्षा रखना। हैव टेक सम स्टेप्स, उसके लिए बहुत से कदम उठाए गए थे। गोल सस्टेन्स द डेवलपमेंट, यानी कि ये एक ऐसा यानी जहाँ पर एक कानून लागू किया गया था जिसके अनुसार जंगलों को बचाया जा सके। द लास्ट फ्यू डिकेड्स द विटनेस द इंथलिस्टिक इन्वायरमेंट एक्टिज्म्स, यानी कि इस कानून के अनुसार इस कानून के दौरान जंगलों को बचाने के लिए ये कानून अपनाया गया था। देयर आर द इंक्रीजिंग
कंसर्न ओवर राइजिंग पॉपुलेशंस, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई, पॉपुलेशन ऑफ द वाटर, पानी की खपत भी ज़्यादा होती गई, एयर की आवश्यकता पड़ने लगी, डेसिमिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों को काटने लगे, एंड हिमालय फॉरेस्ट, और यानी कि हिमालय जो उसके वनों को भी काटने लगे। देयर हैव बीन सेवरल एंटी डैम प्रोटेक्ट इन द सेंट्रल एंड द साउथर्न इंडियन एंड द ट्रेडिशनल, दे हैव सेवरल एंटी डैम। जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज होने लगी, पानी की व्यवस्था के लिए यानी डैम तैयार करने लगे, प्रोटेक्शन इन द सेंट्रल एंड द साउथर्न ऑफ द इंडियन, यानी कि साउथर्न और इंडियन में ट्रेडिशनल फिशर यानी कि मछुआरे, ट्रेडिशनल फिशर कम्युनिटीज़ हैव द एलिगेटेड एंगेज्ड द कमर्शियलाइजेशंस ऑफ द फिशर, यानी कि अपना जीवन व्यापार करने के लिए लोगों ने नए नए व्यापार शुरू कर दिए पानी से रिलेटेड, जैसे मत्स्य पालन, मछली का पालन करना और अपना जीवन गुजारना। ठीक है। द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्स पॉजिटिव विद द लेगिटेशंस एंड डिफॉरेस्टेशंस, लॉ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलेशन द फॉरेस्ट, सरकार ने हमारे लिए एक पॉजिटिव्स यानी कि एक धनात्मक कदम उठाए गए थे जंगलों को सेफ रखने के लिए, यानी कि इनका जो कानून अपनाया गया था जंगलों में, यानी कि जंगली जानवरों को सुरक्षा रखना है, पॉपुलेशन की ताकि इनकी पॉपुलेशन कम ना हो, एंड फॉरेस्ट और जंगलों का बचाव करना है। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ द लिबरेशंस एब्रा ए द फ्यू फोर्स ऑफ द पॉलिटिकली policy was formulated the focusing the ecological and the social value considerable the space depend up, यानी कि ए न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एक नई पॉलिसी अपनाई गई जिसके द्वारा यानी कि वातावरण में यानी कि पर्यावरण जो हमारा उसमें पानी को सेफ रखा जा सके। कंसिडरेबल स्पेस वाज ओपन फॉर द सिटीजन्स, और जो वातावरण है उसको खुले रूप में सिटीजन्स इन द इन्वायरमेंट, जो लोग रह रहे हैं पर्यावरण में, डिस्कशन मेक प्रोसेस, और उसके बारे में डिस्कस करने की प्रक्रिया लागू की गई। सिविल सोसाइटी ग्रुप वर इंक्लूड इन एस्पेक्ट कम्युनिटी एडवाइजिंग द इन्वायरमेंट एंड मिनिस्ट्री, यानी कि सिविल सोसाइटी ग्रुप डिस्कस किया गया था इस कमेटी को लेकर, एडवाइजिंग द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। द जुडिशियस टू contributed with a number of the progressive judgment on issue such as the populations, यानी कि जजमेंट जो किया गया था बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर, उसके लिए कुछ कानून अपनाए गए थे जिसके द्वारा हम बढ़ती हुई जनसंख्या को लेते हुए उनकी जो क्रियाएं हैं यानी कि जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके, उसके साथ साथ जंगलों की सुरक्षा की जा सके और जानवरों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे ये इसी के लिए, जैसे ये जंगल, ये यहाँ पे ये पहाड़ वगैरह काटे गए हैं, उसके लिए ये दिखाया गया है टूवर्ड्स द सस्टेन डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से उन्नति के कदम जो वो सतत सुचारू रखे गए, यानी कि लगातार चलते गए, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशंस द गवर्नमेंट इज इन एसोसिएशंस विद द पीपल्स ग्रुप हैज़ चाक आउट द इन्वायरमेंट सेंसिटिव प्लान्स, यानी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, हर परिस्थितियों में रहते हुए गवर्नमेंट इज एसोसिएशंस विद पीपल्स ग्रुप्स, जो लोगों के द्वारा ग्रुप बनाए गए थे, ये चाक्ड और इन्वायरमेंट सेंसिटिव प्लान्स, यानी कि वातावरण को लेके, रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड, कुछ रूल बनाए गए थे, सेफगार्ड्स यानी कि उनके लिए कुछ कानून बनाए गए थे जिनसे उनको सुरक्षित रखा जा सके, जो कि 1996 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि 1996 में एक कानून लागू किया गया था जिसके द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। कोस्टल रेगुलेशंस जोन्स, जो पर्वतीय इलाके हैं
उन नोटिफिकेशंस उनको दी गई थी, नोट दिया गया था 1991 में, विच मेड एसेस द नेचुरल रिसोर्स, जो कि एक प्राकृतिक स्रोत माना गया है, फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और मोर डिफ़िकल्ट्स, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कि घरों से रिलेटेड होती हैं एक्टिविटीज़, द मोर डिफ़िकल्ट, उनके लिए अधिक कठिनाइयों को सामना करना पड़े। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सेपरेट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग नेटवर्किंग स्टेट द महाराष्ट्र, यानी कि सेपरेट ऑफ द फार्मिंग यानी कि किसानों के लिए जो खेतों की व्यवस्था किए गए उसको जनसंख्या को लेते हुए बढ़ाया गया था, जंगलों को साफ करके। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन्स की सहायता ली गई थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्स एंड द मोस्ट स्टेट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि जो बनाने की जो वस्तुएं हैं बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्स, जो कि निर्भर करती हैं प्राकृतिक के ऊपर, द मोस्ट स्टेट। डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी की व्यवस्था भी की गई थी। हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रिलीव द डक प्लांट्स एरिया अलवर राजस्थान, यानी कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था को लेते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से की जा सके। जैसे राजस्थान में पानी की खपत कम है तो उसमें बारिश के ऊपर लोग डिपेंड होते हैं, तो कहीं कहीं पर बांध और कुओं की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हॉस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज विच हैज़ रिवर्स द रूरल, यानी कि जो समग्र है यानी कि ऐसे उन्नति डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस की गई थी उन गाँव के लिए, विच आर रिवर ऑन द रूरल, जो कि गाँव से रूरल यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर कोई भी टेक्निक यानी कि कोई भी प्रोग्रेस वस्तुएं नहीं हैं, वहाँ उन अर्बन यानी कि एकदम रूरल एरिया माना जाता है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कोई भी जो सुविधाएं बहुत कम पाई जाती हैं। पैटर्न इन द सम विलेज ऑफ द महाराष्ट्र, स्टेप टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पर ऐसे कदम उठाए गए थे जंगलों को लेकर। वाइल्ड लाइफ हैव बीन इंस्टेंटली बाय द थाउजेंड, जो जंगलों की जीवन है बीन इंस्टेंटली थाउजेंड ऑफ द विलेज, यानी कि बहुत से 1000 से भी ज़्यादा विलेज बनाए गए थे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र एंड स्टेट में। ठीक है, सम मेथड्स अलोन विद द पॉलिसी इंक्लूड, इसमें अनेक प्रकार के मेथड तरीके अपनाए गए थे। पॉलिसी बनाई थी। इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार के द्वारा। आर होपफुली, और एक आशावादी क्षेत्र स्थापित किया गया था। मोर सस्टेन्ड एंड इक्वेबल फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ताकि जो हमारा वातावरण है वो भारत में सबसे अच्छा यानी कि जो व्यक्तियों के द्वारा उसको अच्छा बनाया जा सके। ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो आपके क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में बताए जाएंगे। धन्यवाद।